चलो, अब हमारा एक चैप्टर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। क्या लगता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर? ठीक है। अब पॉलिसी एंड प्रोसीजर यानी कुछ नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। इस पूरे एक्ट में हम कुछ स्कीम्स पढ़ेंगे। ठीक है। देखो पहले कैसा लिखा है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एफटीपी पॉलिसी। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, सेलर पॉइंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और स्कीम्स फ्रॉम फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हो, आप कुछ स्कीम्स के अंदर कवर हो जाते हो। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप इतने डॉलर का एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप इतना कर रहे हो, आप इतने टाइम पीरियड के लिए कर दे रहे हो, इस प्रोडक्ट का कर रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, तो आप इस स्कीम का यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। देखो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड या इंटर रीजन ट्रेड। कुछ नहीं, यहां से बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉरेन ट्रेड। अब वही ले लो, फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? एफटीपी बोलते हैं। ठीक है। एफटीपी इज बेसिकली अ गाइडलाइन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट traders. The reason to have a foreign trade policy is to maintain a mutual agreement of wants and needs while trading. For a successful economic development of a country, a robust foreign trade policy is an इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि यार आप यहाँ से बैठ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के, ऐसा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो क्योंकि अब हमारी कंट्री बहुत ज्यादा इस चीज में आगे आ गई है, तो हमने ना क्या किया है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए कि भाई आप ये वाला नंबर यूज कर लो, आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, बैंक्स को इन्फॉर्म करो, ये वाली आरबीआई के रिटर्न्स फाइल करो। ठीक है। तो हम आपको चाहते हैं कि हम आपको और इस रिगार्डिंग कुछ स्कीम्स भी दे दें विद द एम, ये ठीक है। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑब्जेक्ट्स और गोल्स होता है, एफटीपी आया क्यों है? टू प्रोवाइड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी एनवायरमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड इन मर्केंडाइज एंड सर्विसेज, टू लिंक बिटवीन एफटीपी रूल्स प्रोसीजर इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स विद फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्किल। देखो सबसे पहले वर्ड याद रखो, टू प्रोवाइड, फिर याद रखो टू लिंक। तो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? स्टेबल और सस्टेनेबिलिटी, ऐसी स्टेबल पॉलिसी और सस्टेनेबिलिटी जो सबके लिए इक्वल हो, सब पे अप्लाई हो सके। तो हमने आपको एनवायरमेंट के बेस पे एक स्टेबल पॉलिसी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। जिससे आप फॉरेन ट्रेड इन गुड्स, मर्केंटाइज एंड गुड्स एंड सर्विसेज कर सको। दूसरा, हमने ऐसे रूल्स बनाए, प्रोसीजर्स बनाए, इंसेंटिव्स बनाए जो लिंक्ड होते हैं फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स विथ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, जैसे कि हम चाहते हैं, ये हमने ही बनाया है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, कि हर चीज क्या हो रही है? इंडिया से हो रही है। तो हमारा काम है हम इस चीज को प्रमोट करें और इन चीजों को लिंक करें। भाई आप रॉ मटेरियल बाहर से ले रहे हो, हम चाहते हैं रॉ मटेरियल भी यहीं से लो, फिनिश गुड भी यहीं से लो। तो अब हम उसको बोलेंगे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, कि यहाँ के लोगों ने, स्किल में सर्विसेज कवर हो जाती है, कि यहाँ के लोगों ने हमको ये बाहर ये प्रोवाइड करके दिया है, इनके प्रोसीजर्स, इनके रूल्स हम कहीं ना कहीं लिंक कर दें। फिर आता है टू प्रमोट। टू प्रमोट क्या करना है? द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट फॉर हेल्पिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू गेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस विद द व्यू ऑफ प्रमोट एक्सपोर्ट। तो हमें क्या करना है? अपना एक्सपोर्ट सिर्फ इस कंट्री तक मत रखो, डाइवर्सिफाई कर दो, हर जगह आपका एक्सपोर्ट। अगर आपकी कोई एक ऐसी चीज है जैसे कोल, भाई आपके पास मिलता है ना, बाहर की हर कंट्री आपसे ही ले। ठीक है। तो हमें ये डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए हम आपको हेल्प जितनी हो सके दें। ठीक है। फिर है टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर इंडिया ग्लोब ट्रेड एंगेजमेंट। अब हमने एक ऐसा पर्सन बनाया है जिसको हम नाम दे रहे हैं आर्किटेक्चर। ठीक है। आर्किटेक्चर क्या करता है? घर बनाने के डिजाइन देता है। ठीक है। वो तो डिजाइन, अभी वो क्या होता है, उसके बारीकी बारीकी का ध्यान रखता है आर्किटेक्चर। जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं ना, वो आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इस एरिया के लिए डिजाइन दे देंगे, लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है वो आपको एक एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के मॉडल बना के देंगे। कि ये मैं आपको ये बता सकती हूँ, आपके एंट्रेंस इस साइड से होना चाहिए, इस साइड से, मतलब इवन वास्तु, सारी चीजें आर्किटेक्ट कवर करता है। तो हमने आपके लिए एक आर्किटेक्चर फॉर इंडिया ग्लोब ट्रेड, अगर आप बैठ के बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हमने आपके लिए एक पूरा आर्किटेक्चर बना रखा है विद व्यू टू एक्सपांडिंग इट्स मार्केट एंड बेटर इंटीग्रेटिंग विद मेजर रीजन, thereby increasing the demand for
इंडियन प्रोडक्ट्स। तो हमने आपके लिए एक ऐसा डिजाइन बनाया, एक ऐसा मार्केटिंग चीज भी कवर करो, इसमें ब्रांडिंग भी कवर करो, कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, ताकि आपका क्या हो, प्रोडक्ट हर जगह रीच हो। तो ग्लोबल लेवल रीच हमको आपके प्रोडक्ट की चाहिए। उसके बाद to provide a mechanism for regular appraisal in order to rationalize imports and reduce the trade imbalance। हमें क्या चाहिए, आपकी जो imports है ना उनको हम कम कर दें और आपके export को हम बढ़ा दें। हमें ट्रेड का इम्बैलेंस नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं आपके इंपोर्ट को। बाहर से माल ले रहे हो ना, तो हम इसको अप्रेज, मतलब रेगुलर अप्रेजल, हम रेगुलरली इसको चेक करेंगे कि आप जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो ये रैशनलाइज हो। ऐसा नहीं हो कि आप अगर एक एक प्रोडक्ट आपको चाहिए जिससे आप एक फिनिश गुड बनाओगे, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं एक चाहिए ना, इसके 50 मत मंगाओ, ठीक है। अगर एक से तुम्हारे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं तो वैसा यूज करो। जितना तुम अपना दिमाग लगा सकते हो बाहर से इंपोर्ट करके, पहले वो लगाओ, उसके बाद और इंपोर्ट करो। तो एफटीपी के गोल्स क्या है, पहला है टू प्रोवाइड स्टेबल एंड सस्टेनेबल पॉलिसी, दूसरा है लिंक एफटीपी रूल्स प्रोसीजर्स एंड इंसेंटिव्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब हम ला सके। टू प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट, टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर इंडियन ग्लोबल ट्रेड, तो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रेगुलर अप्रेजल टू रैशनलाइज इंपोर्ट। अगर तुम्हें इसके शॉर्ट वर्ड याद रखना तो सबसे पहले स्टेबल पॉलिसी प्रोवाइड करना, एफटीपी आपको देगा, लिंक करा के देगा अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसमें आप ला सको कौन से प्रोग्राम्स, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। उसके बाद हम आपको प्रमोट करें डाइवर्सिफिकेशन, भाई अपने हर रीजन में एक्सपोर्ट हो जाए। उसके बाद हम आपको एक आर्किटेक्चर एंगेज करके दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको रेगुलर मैकेनिज्म दे रहे हैं कि आप क्या करो, रैशनलाइज करो अपने इंपोर्ट्स को। अब आ जाओ एफटीपी पॉलिसी। एफटीपी पॉलिसी क्या है, पूरे टाइम फोकस करता है एक्सिलरेटिंग द एक्सपोर्ट, जितना हम एक्सपोर्ट बढ़ा सके उतना हमें वहां पे फोकस लगेगा, तो वो हमारी पॉलिसीज करती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पॉलिसीज बनाई है हमने वो फोकस करती हैं कैसे प्रमोट हो सके, प्रमोट क्या, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है, पूरी एक्सेलरेट हो जाए। उसके बाद एफटीपी इज रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड थ्रू वेरियस स्कीम्स टू प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। जो स्कीम्स पढ़ेंगे ना हम, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है। ड्यूटी स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे हम, क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, कि जो अगर आप इंपोर्ट करके, मैंने बोला इंपोर्ट करके आप क्या कर रहे हो, फिनिश गुड बना रहे हो, तो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर रहे हैं, वो फ्री कर दे रहे हैं, आपको वो अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है उसके पैसे मत दो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा पैसा कमा के एक्सपोर्ट करके दे रहे हो। तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, तो हम आपको, आप ये स्कीम में कवर हो जाओ, हम आपको ये इंसेंटिव दे देंगे। उसके बाद द पॉलिसी अटेम्प्ट्स टू मर्ज दी स्कीम्स विद द स्पेसिफिक मार्केट एक्सेस ओपनिंग दैट इंडिया हैज अचीव्ड थ्रू नेगोशिएशन विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ वेरियस बायलैटरल एंड रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स। इसमें क्या बोल रहा है, जो पॉलिसी है, पॉलिसी क्या करती है, इन स्कीम्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश करती है कि आप अगर सर्विस भी देते हो, आप ट्रेड भी देते हो, आप ये वाले छोटे छोटे यूनिट्स भी बनाते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप ना ये सारी में मर्ज हो जाओ, ठीक है, आप सारे चीजें यूज करो। और हम चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ कहाँ, अब्रॉड में। अब आप क्या करो, हमारे प्रोडक्ट को उतनी रीच पहुंचा के दो जितनी वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रीच पे जा सकता है, पर आप हेल्प ले लो इन पॉलिसीज की। तो अब ये जो स्कीम्स है, ये स्कीम्स में आप खुद ही खुश होके क्या करोगे कि अगर मैं एक गुड बेच रहा हूं तो आप मर्केंडाइज में कवर हो गए। आप सोचोगे कि यार सर्विसेज में भी तो ये वाली स्कीम है, थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 10,000, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10,000 यूएस डॉलर का अगर आप करते हो तो आपको पूरे 10,000 यूएस डॉलर का जो भी टैक्स होगा वो मुफ्त कर देंगे हम, ठीक है, आपको इतना सारा हम इंसेंटिव देंगे। आप सोचो कि सर्विस में भी तो है, तो मैं कोई एक सर्विस भी प्रोवाइड करने लगता हूँ, ठीक है, तो आप गुड्स के साथ इसके साथ ही कोई एक सर्विस दे दोगे, ठीक है, कि जैसे कि अगर आपकी गुड्स आयन है, आपने कोई एक अच्छी स्टीम आयन वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश की, तो स्टीम आयन तो दे ही रहे हो, अब स्टीम आयन के साथ साथ ये सर्विस भी दोगे कि यार अगर आपको लॉट में कपड़े प्रेस कराना है, हम अपना एक बंदा भी दे देंगे जो आपके वहां पे प्रेस करके भी आपको दे देगा। या आप, हम, अब ये बहुत जेनरिक एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर आप मोबाइल ले रहे हो तो मोबाइल तो आपको मोबाइल तो आपको नया मिलेगा ही मिलेगा, पर हम आफ्टर सेल सर्विस आपको देंगे, ठीक है। तो जैसे आपने मोबाइल लिया तो आपको क्या हुआ कि 1 साल बाद आप दो, आपको आफ्टर सेल सर्विस जब भी लगेगी हम आपको वो प्रोवाइड करके देंगे। तो आप सर्विस में भी आ गए, सर्विस वाली स्कीम में भी से भी इंसेंटिव ले लो। यही मर्जिंग है, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी।
यार कुछ नहीं बच्चे, जैसे क्या होता है ना, सारी स्कीम्स आपस में लिंक्ड हैं। अभी हम देखेंगे ना कहीं बस स्पेसिफाई किया ये गुड्स है, ये सर्विसेज है, ठीक है, ये यूनिट्स हैं। अगर आप इनमें इनमें कवर होते हो तो आपकी हम एक मर्ज स्कीम बना देंगे, ठीक है। तो हम मर्ज स्कीम क्या बोल रहे हैं कि 10,000 यहाँ पे ले लो, और सर्विस जैसे आपकी 25,000 की, तो 25,000 यहाँ पे ले लो, तो मिला के कुछ 15%, 20% ऐसे करके हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। तो हम आपको कहीं ना कहीं फायदा करा के दे रहे हैं। हम पहले आपको बोल रहे हैं 10,000 पे 10,000 ले लो, सर्विस 25,000 की 25,000 ले लो। हम बोले इकट्ठा एक काम करो, इकट्ठा इतना परसेंट ले लो, जाओ 100% ले लो, ठीक है। हम हर चीज में आपको फ्री करने ट्राई, आप अपनी स्कीम्स में मर्ज हो जाओ। तो हमारे कहीं ना कहीं ये क्या है, एफटीपी पॉलिसीज का फोकस एरिया है, कि हम चाहते हैं कि जितना हम एक्सपोर्ट करें उतना हमारे लिए अच्छा है। FTP is notified by central government in exercise of powers conferred under section 5 of this regulation, और ये इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल से, वैलिड टिल 2020, जो कि खत्म हो गया। तो वो 5 साल के लिए आपके पास स्कीम्स आई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। Any person who does not possesses IEC number cannot carry import and export unless specifically exempted। यानी अगर आप import export कर रहे हो तो आपको क्या लेना है, IEC नंबर लेना है, ठीक है। इसके बिना आप import export नहीं कर सकते until specifically exempted। Therefore it is necessary for all importers and exporters to obtain IEC number before starting their बिजनेस। तो जैसे ही आपने ये बहुत आईईसी का रजिस्ट्रेशन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, उससे आपको एक आईईसी नंबर मिल जाता है। उसमें आपने अपने जैसे कंपनी है उसको एक्सपोर्ट चालू करना है, तो वो अपना क्या करेगा, सारे एप्लीकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स देगा, सारे डायरेक्टर्स की क्या बिजनेस है, क्या और मेन ऑब्जेक्ट है, वो सब जाके सबमिशन करो और आपको एक आईईसी नंबर मिल जाएगा कि ठीक है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये कौन, डीजी ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी, ठीक है। डीजीएफटी इशू करता है क्या, आईईसी नंबर टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। मतलब बाहर से सामान मंगा रहे हो तो भी आईईसी नंबर ले लो, बाहर सामान दे रहे हो तो भी आईईसी नंबर ले लो। इस नंबर के लिए आपके पास 10 डिजिट अलॉटेड टू अ पर्सन, दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल और एनी टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज। नाउ द ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर आईईसी। देखो कुछ नहीं है, पहले एक एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। आईईसी के लिए तो एप्लीकेशन ऑब्टेनिंग कैन बी फाइल्ड मैन्युअली या सबमिटेड द फॉर्म इन द ऑफिस रीजनल, मतलब डायरेक्टली जाके ऑफलाइन सबमिट कर दो या ऑनलाइन जो मैं बोल रही हूँ आईईसी का पोर्टल है उसमें जाके फॉर्म भर दो। एक्सपोर्टर इंपोर्टर शेल फाइनल एप्लीकेशन इन ANF2 फॉर्मेट ग्रांट EIC नंबर, ये जो अगर ऑनलाइन आपने किया है। दोज हैव द डिजिटल सिग्नेचर कैन साइन सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट। डिजिटल सिग्नेचर समझते हो, DSCs, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अभी क्या हुआ, ANF2 भरा, अब आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मे टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, साइन द अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन एंड अपलोड द सेम ऑन द अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। मतलब और भी जो आपके आधार पैन जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का COI MOA वगैरह सारी चीजें आपको क्या करनी है, सबमिट करनी है। अगर आप पार्टनरशिप में तो अपनी डीड अग्रीमेंट्स और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपकी हैं, पार्टनर्स के सारे पार्टनर्स के आधार पैन सब कुछ KYC डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं विद द एप्लीकेशन। और उसके बाद देयर आफ्टर सबमिट द साइन कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द कंसर्न जुरिसडिक्शनल रीजनल अथॉरिटीज ईदर थ्रू बाय पोस्ट और बाय हैंड। अब क्या करोगे, अपने जुरिसडिक्शन में, जैसे हमें जबलपुर में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट चालू करना है तो हमारे जुरिसडिक्शन में जहां पे भी ये रीजनल अथॉरिटी होगी वहां हमें जाके पोस्ट कर देना है या जाके हैंडली सबमिट कर देना है। और अब तो सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन, तो अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एक चीज नहीं होगी तो it can be corrected by relogging onto online EIC application on DGFT website and filing the form against paying the requisite application processing charges। तो आपने कोई चीज एडिट करनी है तो अपने फॉर्म में एडिट भी कर सकते हो। अप्रूवल ऑफ EIC, when an EIC is approved by the authority, application informed through email or applicant should have also take a printout from the वेबसाइट। तो आपको एक EIC नंबर मिल जाएगा, उसके लिए आप क्या करो, अप्रूवल का लेटर का प्रिंट करके रख लो या ऑनलाइन डाउनलोड करके रख लो। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, जो मैंने बोला, जैसे अगर बिजनेस एंटिटी है, पैन ऑफ द बिजनेस एंटिटी इन हुज नेम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वुड बी डन, ठीक है। एड्रेस प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट एंटिटी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यानी सिन नंबर या LLP का नंबर या सर्टिफिकेट कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेंगे आपको, एंटिटी की कैंसल्ड चेक लगेगा,
और बैंक सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब, अब एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें बैंक ने एनओसी वगैरह दी होगी कि यार इसके पास इतना पैसा है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। बस वो फॉर्मेट जो बैंक देगा आपको सर्टिफिकेट, वो ANF2AI में दिया हुआ है, तो आपको वो फॉर्मेट में बैंक के लिए बनाना है और बैंक से साइन करके अपलोड करवाना है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सोसाइटी या मैनेजमेंट ट्रस्टी, मैंने कहा था सारे लोगों के आपको पैन और डिन लगेंगे, ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये डीपिन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो LLPs में होते हैं ना डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर सिग्नेटरी का आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार, पैन और डिजिटल फोटोग्राफ। ओनली वन IAC इज परमिटेड अगेंस्ट द, एक पैन के अगेंस्ट एक IAC। इफ एनी पैन कार्ड होल्डर हैज मोर देन वन IAC द एक्स्ट्रा AIC शैल बी डिसेबल्ड, ठीक है। अप्लाई कर भी लिया तो डिसेबल कर देंगे। इफ यार बहुत लोग लेते हैं जॉब के लिए भी, इट्स जस्ट दैट एक कैंसल चेक बता दो कि आप बैंक अकाउंट है आपके पास, आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दी, उसी बैंक अकाउंट का एक कैंसल्ड ऐसे चेक कैंसिल करके दे दो साइन करके, ठीक है। और वो बस रिक्वायरमेंट रहती है कि यार एक आपके नाम का एक चेक भी हमारे पास होगा, बस कैंसिल करके दे दो, हम आपकी यूज नहीं करेंगे इसलिए हम उसको कैंसिल बोलते हैं। हमको बस एक आपका चेक देखना होता है जिसमें आप साइन वाइन करते हो, तो आपकी कॉपी हो साइन की हमारे पास, और क्योंकि और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पैन में साइन होता है और एक चेक का हमको आपका साइन चाहिए, और हमको आप कैंसिल करके दे दो क्योंकि हम इसको यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हम अमाउंट लिख के तो विड्रॉ कर सकते हैं ना, तो कैंसिल कर दोगे तो नोबडी कैन विड्रॉ इट, इसलिए हम आपसे कैंसल्ड चेक मांगते हैं। अभी if the applicant has digital signature, the applicant can only also be submitted online and no physical application document is required। अब देखो exempted categories from EIC, किन लोगों को ये नहीं लेना होता है, तो पहली बात मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड है, खुद गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद पर्सन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज, इनको EIC लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं वो। उसके बाद पर्सन इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम और टू नेपाल, ठीक है, कहाँ कर रहे हो, नेपाल में कर रहे हो, तो इसके लिए CIF कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट वैल्यू ऑफ द सिंगल कंसाइनमेंट डस नॉट एक्सीड 25,000 रुपीज, ठीक है। तो आपका कंसाइनमेंट यानी जो भी आपका ऑर्डर है वो 25,000 से ज्यादा का नहीं है, तो आप इसमें EIC नंबर मत लो। फिर पर्सन इंपोर्टिंग और गुड्स फ्रॉम टू म्यांमार, provided the CIF value of the single consignment does not exceed, वही 25,000 लिखा है। Please note that in the Nathulal port the applicable value ceiling will be 1 lakh rupees। salient point, salient features of import और export, ये हमको पता होगा, जब हम भी एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का फ्रॉम इंडिया तो आपको एक बिल ऑफ लीडिंग और एयरवे बिल लगेगा, एक बिल होगा, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास एक बिल ऑफ लीडिंग, यानी अगर आप एयर से नहीं भेज रहे हो, ठीक है, तो आप एक बिल ऑफ लीडिंग अपने पास रखो, अगर थ्रू एयर भेज रहे हो तो एयरवे बिल होना चाहिए। फिर कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, इनवॉइसेस की सारी पैकेजिंग के ऊपर। फिर शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये तुम है शिप के थ्रू भेज रहे हो या फिर, तो ये जो एयरवे बिल है ना उसको बिल ऑफ लीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप बाय एयर भेज रहे हो तो भेज रहे हो अगर, तो बिल ऑफ लीडिंग और एयरवे बिल रखो, अगर शिप से भेज रहे हो तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, और फिर आपके पास एक कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंपोर्ट, तो बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे, कमर्शियल इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आप इंपोर्ट करते हो तो उसको हम बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। ये सब कस्टम्स में है, जब तुम पार्ट 1 का है ना उसमें टैक्स में कस्टम्स होगा, GST कस्टम। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, DGFT में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बेसिस ऑन फॉलोइंग रीजन, तो कब वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भैया तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मॉरल, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ एंड हेल्थ, भैया यहाँ से जानवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मत करो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, अभी क्या हो रहा है, किसी के पास कॉपीराइट है किस चीज का, आप बोल रहे हो हम यहाँ थोड़ी बेच रहे हैं, हम तो अब्रॉड में बेच रहे हैं, हम ऐसे अलाउ आपको नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ प्रिजनर लेबर, जेल वाली, ठीक है, प्रिजन। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ट्रेजर सीरीज एंड आर्टिस्टिक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, हमारे अम्यूजमेंट से चीजें उठा के
मत एक्सपोर्ट करो। कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज भी खराब मत करो, इसलिए उसको हम जब भी अगर आप वो एक्सपोर्ट करने की बात करोगे तो हम आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड फीजिबल मेटल्स और मटेरियल्स विच में दे फॉर विच दे डिराइव। अभी क्या हो रहा है, कुछ चीज के लिए हम आपको मेटल और मटेरियल भी भेजना, मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल्स भी आप एक्सपोर्ट करते हो, तो हम कुछ चीजों के लिए जो डिराइव्ड है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट ने डिराइव किया हुआ है, तो उसका कोई मटेरियल या उसके लिए आप मेटल भी बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेरिफ इन आर्म्स एम्यूनेशन एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ वॉर, तो यहाँ से वेपन्स वगैरह भी एक्सपोर्ट मत करो, तो इसलिए हम उन सबको इलीगली कवर करते हैं, लीगली वो सब एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है। अब आ जाते हैं स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। देखो, export schemes are to provided incentives rewards to exporters to offsetting the infrastructural inefficiencies and associated cost involved and to provide a level playing field। अभी क्या हो रहा है, एक बंदा बेचारा यहाँ पे एक दुकान खोल के बैठा है, ठीक है, अभी ये शॉप है, अब ये इंडिया में काम कर रहा है, अब इसके पास ये इंडिया क्यों काम करने के लिए यहाँ पे सामान बेच रहा है लोकल, इसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, ठीक है, इंडिया का है, इसको कोई डंटे नहीं हुए, लोग मिल गए, सब हो गया, पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल एक बिजनेस कर रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ना, आपको कितने सारे कंप्लायंसेस कवर हो गए, ठीक है, आपको बहुत लोग हायरिंग के लगेंगे क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करना है। अब ये जो माल बेच रहा है ये क्या कर रहा है, समझो बैंगलोर से हैदराबाद भेजना है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो यही यही जाना है ना, तो तुम्हें ट्रांसपोर्ट या फिर ये सब खर्चे कम लग रहा है ना। अब तुम्हें यहां से रशिया भेजना है, खर्चे बहुत लग रहे हैं, ठीक है, दुकान भी बड़ी लग रही है, बहुत सारा ऑर्डर आ रहा है, बहुत सारे लोग लग रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारे खर्चे हैं, तुम इन सब के लिए इनएफिशिएंट नहीं हो, ठीक है। अगर तुम इन सब में ही जूझोगे तो तुम बिजनेस कैसे करोगे, तो हम चाहते हैं कि आप इन सब इनएफिशिएंसीज को साइड रखो और हम आपको कुछ रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स देते ताकि आपका ये एक्सपोर्ट है वो आप अचीव कर सको, इसलिए हम ये स्कीम्स लेके आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब नेचर देखो क्या है, क्या मिलता है हमको, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स ड्यूटी फ्री ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, कि जो जो आप इंपोर्ट करोगे उसका हम चीज को कट कर देंगे, उसकी ड्यूटीज हम कट कर देंगे, हम उससे आपसे नहीं लेंगे। अंडर ये एक स्कीम है ये जो मैं बोलती गुड्स के लिए, मर्केंडाइज के लिए है ये, और ये सर्विसेज के लिए एक स्कीम है, मतलब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट वाली स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम, और ये सर्विसेज की, ठीक है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर। अभी क्या हुआ, अब आपको फ्री कर दिया उन्होंने एक बार तो, ठीक है, तो जो आपको टैक्स इंसेंटिव्स ऑन एक्सपोर्ट दिया है इन्होंने टू सेट ऑफ योर इंपोर्ट ड्यूटीज, अभी मैं क्या बोल रही थी तुम लोगों को, इंपोर्ट ड्यूटी ये फ्री कर देंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, मैं तुमको इसके लिए इंसेंटिव देती हूँ, यानी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रही हूं, अब तुम ये पैसे कहाँ यूज करो, ठीक है, ये पैसे तुम कहाँ यूज करोगे, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी फॉर इंपोर्ट ऑफ इनपुट गुड्स एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड आइटम, जो आइटम्स एक्सक्लूडेड है भाई, ये इंपोर्ट करने में हम आपसे ड्यूटी तो लेंगे, तो आप क्या करो, इस पैसे को कहाँ यूज करो, इंपोर्ट के कस्टम्स की ड्यूटी में, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ड्यूटी नहीं लग रही है आपकी, सेट ऑफ हो रही है, ठीक है, तो आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल रही है, ठीक है, यानी कुछ क्रेडिट में अमाउंट मिल रहा है, उसको आप यूज करो जब जब आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स ऑफ गुड्स और इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, अब आपको अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है गेम, तो आप डोमेस्टिक से चीजें प्रोक्योर करते हो, ठीक है, तो आप डोमेस्टिक से जो करते हो डीटीए से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो हम आपको बोल रहे हैं कि वहां का पेमेंट ना इस वाले चीज से यूज कर लो, ये जो हम स्कीम में आपको इंसेंटिव और रिवॉर्ड दे रहे हैं ना, उसका पेमेंट यहां से कर लो, ठीक है। जब आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या करता है बच्चे, एक्सपोर्ट्स करता है, हमने वहां स्पेसिफाई किया था कि आप टैक्स ड्यूटीज और सेस से एग्जेम्प्ट हो अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी इंपोर्ट करने पे
डीटीए से पैसे लग रहे हैं तो आप ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को यूज करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ इसी को इसी चीज के लिए यूज करो, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो आप इंपोर्ट ड्यूटीज में यूज कर लो या डीटीए से कुछ ले रहे हो तो उसके लिए यूज कर लो। ठीक है, तो हम आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दे रहे हैं, आपकी मर्जी आपको इसको कैसे यूज करना है, सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि यहाँ यहाँ ये चल जाएगा। जैसे आपको एटीएम कार्ड मिलता है उसमें स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये यहाँ यहाँ चलेगा, ये अब्रॉड में नहीं चलेगा। हमने आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दे दिया, हम बता दे रहे हैं यहाँ यहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, यहाँ यहाँ आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस, ऊपर गुड्स था नीचे सर्विसेज है। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड फी एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब जो पॉलिसी में लिखा है उसमें अगर आपको कोई कस्टम्स पे करने पड़ रहे हैं तो वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को आप यूज कर सकते हो। देखो वहां पे लिखा है इज अ पास दैट अलाउ, क्या है ये एक पास है, that allow the holder to import commodities by not paying any specified amount in import duties। ठीक है, तो आपको कुछ एक्चुअली में पे नहीं करना पड़ रहा है, आपको एक पास दे दिया जा रहा है। तो जैसे ही आपको बोल रहा है इंपोर्ट करना है, वो कस्टम वाला आके खड़ा हो गया, भैया कस्टम ड्यूटी पास दिखा दो, हमें थोड़ी लगनी है, हमें तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड पेमेंट पेमेंट लिखा है ना, तो तुम लोगों को लग रहा है हमको कहीं पे करना है। अब नीचे वो हमें तभी मैंने पहले ही आपको बताया था ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या होती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो हम इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर देते हैं, तो वो फ्री करने के लिए आपको एक पास दिया है। तो वो बता रहे हैं कि आपको ये कहाँ कहाँ पास यूज करना है, आपको कस्टम ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी में, प्रोक्योरमेंट करना है आपको अगर कुछ भी डोमेस्टिक से, या फिर आपको कोई सर्विसेज प्रोक्योरमेंट करनी है, या फिर एफटीपी के हिसाब से आपको कहीं पैसा लग रहा है तो। अब देखो वो जो SIC ये लिखा था ना, MEIS और SEIS यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अब हम पहले स्कीम्स देखते हैं, थोड़ा सा वियर्ड है, हम इसको जितना इजी बनाने की कोशिश करेंगे। पहला है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो आपने क्या किया, एक्सपोर्ट्स किया बाहर गुड्स को, उसके लिए आपको एक स्कीम है। दूसरी देखो सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स। ठीक है, अब आपने यहां से क्या प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइड की, तो इसके लिए आपको एक स्कीम दी हुई है। स्टेटस होल्डर याद है, अगर आपके पास स्टेटस होल्डर का टैग मिला है, प्रोप्राइटर कंसर्न्स अगर यहाँ बाहर से ECBs लेना चाहते हैं, तो अगर उनके पास स्टेटस होल्डर है तो यहाँ पे बस बताया हुआ स्टेटस होल्डर क्या होता है, मैंने कहा था FTP आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस का, इसमें बस ये चीज अच्छी कि आपको पॉइंटर्स ने अलग अलग बॉक्स में दिया हुआ है। अब एक्सपोर्ट करते हो तो कुछ क्या क्या ऑब्लिगेशंस आपको होते हैं। फिर है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथॉराइजेशन स्कीम, ये एक और स्कीम आ गई। फिर है स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स फॉर जेम्स एंड ज्वेलरीज। ठीक है, अब आपको अगर ज्वेलरीज और जेम्स यहाँ से एक्सपोर्ट करने तो आप इस स्कीम को यूज करके वहां वहां आपको ड्यूटीज कहाँ लगेंगी, कहाँ नहीं लगेंगी, कितनी कम लगेंगी, ये स्कीम में कवर्ड है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट, अब आपको यहाँ से मशीन वगैरह एक्सपोर्ट करनी है तो आपको क्या हो गया, इस स्कीम में कवर करके ड्यूटीज को इंसेंटिव रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं। हर जगह आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स याद है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट्स थे, मैंने लिखवाए थे EOUs EHTPS, जहां मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़े थे नीचे बहुत सारे मैंने यूनिट्स लिखे थे, ये वो हैं देखो EOUs। फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, अगर आप ये सब करते हो तो आपको अब इस स्कीम में आपको कवर कर लिया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट थ्रू एग्जीबिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, टूर शोज, शोरूम्स अब्रॉड, ड्यूटी फ्री शॉप्स, तो इसको भी आपको FTP में इसके अगेंस्ट देखना पड़ेगा क्या पॉलिसीज है। फिर क्वालिटी कंप्लेंट्स, अब यहाँ से दूसरी चीज आ गई कि अगर किसी ने क्वालिटी कंप्लेंट्स किए, आपके कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स है तो फिर क्या होना है, ये इजी है। उसके बाद फिर बस इसी में ही है, बस पढ़ लोगी, करनी है। दो स्कीम देख लेते हैं सर्विस और गुड्स वाली। ठीक है, दो स्कीम्स पढ़ लेते हैं, वही तो था।
मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम इज ऑफसेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने ऊपर पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्वड इन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मतलब आपने क्या किया है, मेक इन इंडिया बनाया है, फिनिश गुड्स पे नहीं। ये आपका फिनिश गुड्स अगर इंडिया में है तो ही आपको ये स्कीम में कवर किया जाता है, स्पेशली दोज हैविंग हाई एक्सपोर्ट इंसेंटिव और इंटेंसिटी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। तो अगर आपकी गुड्स से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और आपके एक्सपोर्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हम आपको इस स्कीम के अंडर कवर करते हैं। अब एलिजिबिलिटी देखो, एलिजिबिलिटी क्या बोलता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नोटिफाइड ऑफ द प्रोडक्ट विद ITC-HS कोड। ये क्या होता है ITC-HS कोड, जो हम जीएसटी होता है ना हमारा जीएसटी लॉ, उसमें तुम लोग देखोगे, ठीक है, HSN कोड होता है। इसमें ना नंबर ऑफ लिस्ट है, गुड्स हैं, गुड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, बहुत सारी, स्टेशनरी हो गया, हेयर प्रोडक्ट्स हो गए, स्किन प्रोडक्ट्स हो गए, कपड़े हो गए, तो ये में इसमें कोड्स दिए हैं बहुत सारे, बहुत बहुत सारे, हर गुड को कवर करने की कोशिश की, छोटी से छोटी। तुम लोग ने स्पेक्स पहने हुए हैं, ये तुम्हारे पेन्स रखे हैं, तुम्हारे बुक्स रखे हैं, ये रिमोट, ये सब जो गुड्स है हमारे लिए, ये सब इसमें कवर होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो नोटिफाइड किए हैं गुड्स, जो कोड्स उन्होंने नोटिफाई किए, समझो, ठीक है, जो जो कोड्स उन्होंने नोटिफाई किए उनको वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कवर करेंगे। मतलब हर चीज का एक्सपोर्ट हम कवर नहीं कर रहे, जो वो आईटीसी कोड्स हैं, लिस्ट में से जो हमने कोड स्पेसिफाई किए, तो अगर आपको कोड जैसे 52 में आपने देखा ज्वेलरी, सॉरी ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी के अलग स्कीम है, ठीक है। तो आपने फिर देखा कि यार, तो फिर आ गया कि आपका कौन सा कोड कवर्ड है, आपने बोला कि यार मैं हेयर प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, तो आपने कोड बताया 56, 58 कोई भी, तो वो ऐसा होता है 5, 6, 8, 1, इतने बड़े बड़े कोड्स होते हैं। फिर वो आपने कोड चेक किया कि हाँ मैं नोटिफाइड हूँ, मैं कवर हो रहा हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ इस स्कीम में कवर होने के लिए, ठीक है। फिर नोटिफाइड मार्केट एज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 3B ऑफ अपेंडेंसी, हमको ये याद नहीं करना है, हमको याद करना है आयात निर्यात फॉर्म्स ऑफ FTP 15 to, ठीक है, 15 to 20 शैल बी रिवॉर्डेड अंडर MEIS। तो हमें बस याद रखना है कि हम ITC-HS कोड में अगर एलिजिबल हैं, उसमें नोटिफिकेशन में हम कवर होता है हमारा कोड। उसके बाद वर्ड याद रखना है आयात निर्यात फॉर्म्स ऑफ FTP, जो 15 से 20 भी 5 साल के लिए थे, उसमें शैल बी रिवॉर्डेड अंडर MEIS। अगर आपके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो आप अपने कोड्स को देख सकते हो कि आपके कोड नोटिफाइड हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आपका कोड नोटिफाइड है तो आप इस स्कीम में कवर होते हो। कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड अंडर दिस स्कीम वुड बी ऑन रियलाइज्ड FOB, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, ठीक है, ऑफ द एक्सपोर्ट इन फ्री फॉरेन exchange or on FOB value of exports as given in the shipping bills in the free foreign exchange whichever is less as unless otherwise prescribed। अभी क्या हो रहा है ना, आपकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, ठीक है, आप एक्सपोर्ट करते हो, ये जो FOB वैल्यू होती है ना, मतलब आप जब इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो आपको यहाँ पे वैल्यू लग रही है, ठीक है, जब आपने जैसी बोर्ड में डाला उसको, जैसे एयरप्लेन से जा रहा है या शिप से जा रहा है, तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू लग रही है ना, हम वो वैल्यू देखेंगे कि आपके एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपने वो देखना है कि अगर वो चीज उस वैल्यू के अंडर कवर है तो हम फिर देखेंगे कि आपको स्कीम का रिवॉर्ड कितना कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो आपको कैलकुलेशंस देंगे वो आपके हम फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे देंगे। हमसे पूछेंगे अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमें इतना पता होना चाहिए जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हम MIC स्कीम, MEIS स्कीम में कैसे कवर हो रहे हैं। अगर हम HS कोड में कवर होते हैं, आयात निर्यात फॉर्म्स ऑफ जो 5 साल वाला फॉर्म आया था उसमें हमारा नाम नोटिफाइड है, तो फिर हम रिवॉर्ड हो जाएंगे इसके अगेंस्ट। फिर हमें बता रहा है कि रियलाइज्ड वैल्यू जो होगी, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्री ऑन बोर्ड होगी एक्सपोर्ट्स की, उसके हिसाब से हमारे कैलकुलेशंस ऑफ रिवॉर्ड होंगे। तो हमें ये बस इतना पता होना चाहिए, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कोरियर और वाया ई-कॉमर्स। अभी क्या हो रहा है, आप ई-कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट, मतलब आपकी वेबसाइट है और बाहर लोग खरीदते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एक्सपोर्ट वाया ई-कॉमर्स, इनके लिए क्या कंडीशंस है, आपकी वैल्यू अप टू 25,000, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कोरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस वाया ई-कॉमर्स ऑफ FOB वैल्यू अप टू 25,000 पर कंसाइनमेंट, मतलब एक बार में आपसे 25,000 का ऑर्डर आ रहा है, शैल बी एंटाइटल्ड फॉर रिवॉर्ड्स अंडर
दिस स्कीम्स। ठीक है, अभी हमने शार्क टैंक में कितने लोग देखे बोल रहे हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस तो एक्सपोर्ट से होता है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसी कोई मशीन बनाई है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है जिससे आपको बहुत सारा एक्सपोर्ट है, तो हम बोल रहे हैं पर कंसाइनमेंट आपका 25,000 रुपीज इंडियन रुपीज का होना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपके 2-3 प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं, मिला के आपको 25,000 का पर कंसाइनमेंट पड़ रहा है। ठीक है, value above 25,000 if the value of exports using e-commerce platform is more than 25,000 per consignment, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो भी लिमिटेड टू, मतलब हमें मतलब नहीं है, आप 25,000 का करो आपको 25,000 में मिलेगा, 25,000 से ज्यादा करो तो भी हमारी लिमिट 25 ओनली ही है। ठीक है, मतलब एक कंसाइनमेंट से आप बोल रहे हो हमको 30,000 आ रहा है, हम 25 ही लेंगे। ठीक है, अब place of export, goods can be exported in manual mode through foreign post offices at New Delhi, Mumbai, चेन्नई। अभी जो आपकी वेबसाइट है वो इन 3 सिटीज में कहीं ना कहीं आपके यहां से ही थ्रू जा रहा है आपका जो एक्सपोर्ट है। अभी देखो आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है लेकिन आपका प्रोडक्ट तो इंडिया से जा रहा है ना, तो आपकी प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स अंडर कोरियर रेगुलेशन शैल बी अलाउड मैन्युअली ऑन पायलट बेसिस थ्रू एयरपोर्ट एट दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, जो मैंने बोला। ठीक है, तो आपके यहां से प्रोडक्ट जाने चाहिए। अभी हम इसको शॉर्ट में कवर करते। देखो बच्चे, हमें देखना है इतना स्कीम के अंदर। ठीक है, अगर तुमसे ये स्कीम पूछते हैं, ठीक है, तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव और उसकी एलिजिबिलिटी बता देनी है। ठीक है, हम देख रहे हैं पूरी स्कीम में अगर हमसे एलिजिबिलिटी पूछ ले तो हमने एलिजिबिलिटी बता दी कि यार अगर हम इस नोटिफाइड कोड में कवर होते हैं तो हमें मिल जाएगा, हमारा जो रिवॉर्ड है वो रियलाइज वैल्यू ऑफ एफओबी हो जाएगा। इसमें तुम अपने लैंग्वेज में बता सकते हो, सिर्फ टर्मिनोलॉजी सुन लो। उसके बाद अगर ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो तो हम बोल रहे हैं यार ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो ना, तो आपकी वैल्यू जो है एफ पर कंसाइनमेंट 25,000 होने चाहिए। वैल्यू अगर 25,000 से ज्यादा भी है तो भी हमें मतलब नहीं, हम 25,000 को ही लेके चलेंगे। प्लस आपका जो प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट है वो न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, इतने ही पॉइंट्स हैं। इसके बाद लिखा हुआ है इन एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। ठीक है, अब जब आप इस स्कीम में कवर होते हो तो आपको क्या ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिलेंगे, लेकिन हम कुछ लोगों को इनएलिजिबिलिटी के अंडर कवर करते हैं कि इन लोगों को हम नहीं कवर करते। जैसे कि ये वाले यूनिट्स हु आर अवेलिंग डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट एक्सेप्शन, भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आप यूनिट्स हो, आपको तो वैसे ही सब फ्री हो रहा है, आप हमारे अंडर क्यों आए हो। ठीक है, तो ये यूनिट्स हम देखेंगे, टेक्नोलॉजी पार्क्स हैंगे। ठीक है, इन लोगों को हम ये वाली स्कीम में एलिजिबल नहीं रखते। सप्लाईज मेड अंडर डीटीए यूनिट्स टू एसईजेड, भाई आपस में इंडिया में ही खेल रहे हो, बस उसको बोल दिया फॉरेन टेरिटरी बोलते हो हमें स्कीम में दे दो, हम नहीं देंगे। आप क्या बोल रहे हो, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एसईसी को, नहीं कर रहे तो वो तुमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, आप इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम इसमें आपको स्कीम में नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट मीनिंग thereby exports are originating in the third country but transshipped through India। अभी क्या हो रहा है, हम मीडिएटर बन गए हैं वही चीज के लिए। ठीक है, आपको कोई एक्सपोर्ट करवाना है, आप सिर्फ शिपिंग का ही बिजनेस करके दे रहे हो, बोल रहे हो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको इस चीज में इस स्कीम में कवर नहीं करेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट, ये एक्चुअली में एक्सपोर्ट है नहीं, बस आप इनको बोल रहे हो डीम्ड एक्सपोर्ट, जैसे कि आप थोड़ा बहुत कुछ क्या माल मान लिया जाएगा। जैसे अगर आप कोई रॉ मटेरियल दे रहे हो, फिनिश गुड्स वो बना रहे हैं और उसके बाद वो भेज रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल की आपकी जो प्राइसिंग है, जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू आती है वो उतने लेवल की नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं मान लिया जाता है कि आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हो, तो हम ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स में आपको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, इनिशियली उन्होंने बता दिया कि यार मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है तो आप इस स्कीम में कवर्ड हो। उसके बाद फिर डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, पैटिनम, अदर प्रेशियस मेटल, ये इसके लिए अलग से एक स्कीम दी हुई है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, तो इसमें आप कवर्ड नहीं होते। फिर ओरीज एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद सीरियल्स ऑफ ऑल टाइप्स, खाने पीने के सामान नहीं, शुगर ऑफ ऑल टाइप्स है ना, ऑल फॉर्म्स, इसको हम आप गुड्स, देखो जब हमने बोल दिया नोटिफाइड एचएस गुड्स तो ये भी तो गुड्स है, तो हम इनको अलग से बता रहे हैं। बाकी हमने जो कोड नोटिफाई किए हैं वो, जो नोटिफाइड नहीं किए वो भी इनएलिजिबल है। ठीक है, ये तो है ही है, इनको तो हम कोड कभी देंगे ही नहीं।
ठीक है। फिर क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, ये तो हम खुद बाहर से ले रहे हैं। अब यहाँ भी, यहाँ से तुम बोलोगे कि हम ये चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें ये वाली स्कीम में कवर करो, तो हम आपको कवर नहीं करेंगे। हाँ, खुद ही मेरी बैटरी भी खत्म हो गई। फिर एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर एक्सपोर्ट ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, और फिर प्रोडक्ट ऑफ वेरियस प्रेशियस मेटल और डायमंड्स आर यूज्ड आर्टिकल्स। ठीक है, देखो सर्विस वाला अगर देखना है तो बहुत इजी है, उसी के जैसा ही है, बस इसमें अमाउंट 15,000 है। जैसे तुम्हारे इधर पे यूएस डॉलर 15,000 की सर्विस देते हो तो आप इस स्कीम में कवर होते हो। एक बार देख के आना, ठीक है, पढ़ेंगे कल, पर एक बार देख के आना।